कल हमने पढ़ा था मूल अधिकार जो था इसका प्रारंभ से अनुच्छेद 12 से लेके 19 तक। आज बात करने वाले हैं 20 से, जहां तक हो सकेगा वहां तक संभवतः आज समाप्त कर देंगे मूल अधिकार। हमने कल क्या पढ़ा था कि मूल अधिकार में जो आर्टिकल 19 था, पहली बात तो ये किसके लिए था? केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए था, ना कि व्यक्ति के लिए। जब व्यक्ति और नागरिक में हमने तब भी बताया था कि अंतर यही है कि जो व्यक्ति होता है, चाहे विदेशी हो या देश का हो, दोनों को व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, महिला हो या पुरुष हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही नागरिक की बात की जाए तो स्पेसिफिक एक कंट्री होती है जिसके तहत उसका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण होता है, तो जो ये निर्धारित करता है कि ये इस देश का रहवासी है। ठीक है, ये नागरिकता हो गई। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? दरअसल कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद उस पर जो दोष मढ़ा जाता है, तब तक हम उसे दोषी नहीं कह सकते जब तक कि उस पर दोष सिद्ध ना हो जाए। इसलिए आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध, आर्टिकल 20 कहता है कि जब तक मतलब दोष सिद्ध से संरक्षण। अब बात करते हैं कि दोष सिद्ध संरक्षण, कौन से दोष सिद्ध संरक्षण हो गया कि अपराध। क्या कह रहा है? अपराध मतलब हम तब तक किसी को अपराधी करार नहीं दे सकते जब तक कि उसके प्रति दोष सिद्ध ना हो जाए। ठीक है, तो उसमें संरक्षण प्रदान करता है, ये आर्टिकल 20 के तहत बोला गया है। अब एक चीज समझने वाली बात है, हम मूवी देखते हैं, मूवी में जब कोई वकील किसी दूसरे पक्ष को, मुवक्किल को, मतलब जब अपराधी बोलता है तो उसका जो पक्ष का वकील होता है वो तुरंत कहता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अभी तक हमारे मुवक्किल को दोषी नहीं पाया गया है, इसलिए इनसे कह दो कि हमारे मुवक्किल को दोषी या मुजरिम करार ना दे। आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो उसमें बराबर ही बोला जाता है। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 20 की जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक वो दोषी नहीं कहलाया जाएगा, यानी अपराधी नहीं कहलाया जाएगा, श्रेणी में डाला जाएगा शक के आधार पर, ना कि करार दे दिया जाएगा। ये आर्टिकल 20 था। बात करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है? देखो, सभी क्या प्राण होते हैं, शरीर होता है। ठीक, अब उसे प्राण या शरीर का अधिकार दे दिया जाता है। ये अपना खुद का, भाई मेरा शरीर है तो अधिकार क्या किसी और का होगा? हम अगर कोई हमसे मांगे कि हमको अपना शरीर दे दो या शरीर के कोई अंग दे दो, तो हमारा अधिकार है हमारे शरीर पर कि हम अपना अंग दें या ना दें, हम अपने प्राण दें या ना दें। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो पहली बात तो धारा 307 लागू होती, 9 के तहत उसको सजा दी जाती। ठीक, दूसरी बात है कि किसी को भी अगर आत्महत्या करनी है, जैसे एक नया नियम आया था कि जब कोई भी ऐसी बीमारी जो संभवता ही नहीं, मतलब संभव ही नहीं है कि वो ठीक हो सके और दर्द और पीड़ा से वो हमेशा तड़पता रहेगा, उसे बोला जाता है यूथेनेशिया। ठीक, यूथेनेशिया के तहत क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जाती है, मतलब उसकी अगर इच्छा है मरने की तो उसे मृत्यु दी जाएगी, लेकिन बहुत सारे कागजी कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई करने के बाद। ठीक, तो जो इच्छा मृत्यु है ये भी आर्टिकल 21 में दिया गया है, याद रहेगा। ठीक, आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब एक चीज और गौर करने वाली बात है कि इसमें 2017 में एक आर्टिकल आया था, 2017 में एक आर्टिकल आया था 21A। ये 21A क्या है? हमने 2017 में देखा था, आया था निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। ये क्या था, कैसे आया? दरअसल मद्रास हाई कोर्ट में के.एम. पुट्टास्वामी जो थे, इनके तहत एक जो इस्पा वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या था कि इन्होंने आदेश दिया था इस्पा में कैमरे की व्यवस्था की जाए।
तो इस पर वहां केस दायर किया गया मद्रास हाई कोर्ट में, और ये बताया गया, मतलब इन्होंने तो उस पर दे दिया, तो वहां का जो मालिक था उसे लगा नहीं, ये हमारी निजी जो कार्य हैं उसमें व्यवधान डालेगा, इसलिए ये लेके सुप्रीम कोर्ट गया। और सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीशों की जो बैठक थी, 9 न्यायाधीशों की पीठ, 9 न्यायाधीशों की पीठ जो थी, पीठ का मतलब होता है बेंच, या फिर ये बोल सकते हैं कि 9 न्यायाधीशों के समूह ने, ठीक, 9 न्यायाधीशों की पीठ का मतलब हो गया 9 न्यायाधीशों के समूह ने, जो के पी पुट्टुस्वामी थे, इनके निर्णय को पलट दिया, और ये जो अधिकार था इसको निजता के अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया और आर्टिकल 21A में डाल दिया गया। ठीक, स्वामी, ठीक, 9 न्यायाधीशों की पीठ सुप्रीम कोर्ट की बनाम भारत संघ, इनके निर्णय को क्या कर दिया गया, पलट दिया गया, और आर्टिकल 21A में निजता के अधिकार को सम्मिलित कर लिया गया। कब सम्मिलित किया गया, हमने अभी लिखवाया है कि 2017 में। ठीक, कितने न्यायाधीशों की पीठ थी, 9। किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। ठीक, ये पुट्टस्वामी कहां के न्यायाधीश थे, तो उत्तर होगा मद्रास के, ये मद्रास के न्यायाधीश थे। आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। अब वहीं पर एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक और जो संशोधन किया गया, उसमें अनुच्छेद 21 में एक चीज जोड़ दिया गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के पाल्य होंगे, 6 से 14 वर्ष तक के पाल्य का मतलब हो गया कि जो बच्चे होंगे, ठीक है, बच्चे, पाल्य का मतलब होता है माता पिता के बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के जो पाल्य होंगे उनको उनके माता पिता अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएंगे। क्या करवाएंगे, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएंगे। ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कौन से आर्टिकल में है, कई बार प्रश्न आया है। आर्टिकल होगा अनुच्छेद 21A, याद रहेगा। बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है, अनुच्छेद 22 निवारक निरोध संरक्षण है। निवारक निरोध संरक्षण क्या मतलब इसका, देखो, निवारक निरोध संरक्षण का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति, अर्थ इसका समझो, मान लो कि आपके घर कोई पुलिस आई है और वो आपको हथकड़ी पहनाकर मतलब थाना लिए जा रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ये अधिकार देता है कि आप उनसे हथकड़ी पहनाए जाने, आपको गिरफ्तार किए जाने का कारण जाने, आपको ये हक है कि आप क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं, ये कारण जानने का आपको अधिकार है। इसके साथ साथ आपको अपनी सुरक्षा के लिए वकील करने का भी अधिकार है, ना कि ये कि वो आपको इससे वंचित नहीं कर सकते। ये हमारा आर्टिकल 22 कहता है। यही मतलब हुआ निवारक निरोध संरक्षण, कि गिरफ्तार कर रहे हो तो कारण बता दो, ठीक भाई तुमने कारण बता दिया, अब ले चलो। लेकिन हम वकील करना चाह रहे हैं, मूवी में देखते होंगे ना कि गिरफ्तार करते हैं तो पूछता है भाई क्या हुआ क्या नहीं, तो बताते हैं, लेके जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, कई बार होता है कहते हैं थाने चलो, बताते हैं, थाने में आके बताते हैं कि क्या कारण है, तुमको क्यों लेके आए, तो बंदा सीधे कहता है कि क्या हम अपना वकील कर सकते हैं। पुलिस वालों को यह अधिकार नहीं है कि वो आपको वकील करने से वंचित कर सके, यह हमें अधिकार दिया गया है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है हमारा। ठीक है, आर्टिकल 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया। निजता का अधिकार समझ में आ गया किसमें है। निजता का अधिकार किससे संबंधित है, के.एस. पुट्टुस्वामी। कौन सा न्यायालय, मद्रास न्यायालय था। क्या स्पा में कैमरा लगाने से संबंधित था, जिसे लेकर स्पा वाले कहां आ गए, सर्वोच्च न्यायालय आए, और इसमें 9 न्यायाधीशों की पीठ बैठी, और इस पीठ ने के.एस. पुट्टस्वामी के जो निर्णय थे इनको बदल दिया। इसीलिए इस
केस को बोला जाता है मद्रास न्यायाधीश के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामला 2017। याद रहेगा। या फिर अगर सीधा आ जाए के.एस. पुट्टस्वामी मामला कब था, तो 2017 कंप्लीट। फिर आता है 86वां संविधान संशोधन 2002। 6 से 14 वर्ष तक के बाल्य को उनके माता पिता को अधिकार है या ये उनकी उत्तरदायित्व है, उनको जवाबदेही देना पड़ेगा कि वो अपने बाल्य को 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करवाएं। ठीक। अब वही 22 क्या कह रहा है, निवारक निरोध अर्थात गिरफ्तार करो कर लो, परंतु कारण बता दो। कारण बता दिया, अब हम क्या अपने लिए वकील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी इजाजत दे दो, तो वकील करने की इजाजत दी जाती है। हमारा आर्टिकल 22 मतलब 19, 20, 21, 22 हमारा स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो गया। अब बात करते हैं कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 गौर करो, आर्टिकल 23 क्या कहता है। दो शब्द हैं जो याद रखना है, एक है बलात् कारखाना, याद रहेगा, बलात् कारखाना। देखो हम देखते हैं मूवी वगैरह देखते हैं तो उनमें कई मूवियाँ ऐसी पुरानी मूवियाँ हैं, हिंदी मूवी हो, साउथ मूवी हो, कोई भी हो, ठीक है, हम देखते हैं कि जो रेप वगैरह होते हैं, बलात्कार वगैरह अक्सर किसी ना किसी कारखाने में हुआ करते थे, वहां उठा ले जाते थे, वहां वो लोग, ठीक। वही चीज यहाँ पर याद रखना, बलात्कार कहाँ हुआ, कारखाने में। ये कौन सा है, ये है 23 और ये है 24, ठीक। अब बलात् का मतलब क्या हो गया, बेगार करवाना। बलात् का मतलब क्या हो गया, बेगार करवाना, बंधुआ मजदूरी बनाना, यह चीजें इसमें शामिल हुई। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप जबरन काम नहीं करवा सकते, आर्टिकल 23। वहीं पर 24 कहता है कि कारखानों में 14 वर्ष या फिर जब तक वो बालिग नहीं हो जाते तब तक कारखाने में, ऐसे कारखाने जो कि जोखिम भरे हैं, उनमें बच्चों को कार्य नहीं करवा सकते, ठीक। ये हमारा 23 और 24 है। वही 23 कह रहा है, यही चीज 23 को एक बार फिर से देख लो। 23 का मतलब हो गया बेगार से संरक्षण। पहले होता क्या था, देखो जब हमारा देश गुलाम था, ये कहां से आया है, हमारा देश गुलाम था तो हम एक गिरमिटिया मजदूर सुनते हैं, ठीक। तो होता क्या था कि व्यक्ति को ले जाते थे और ले जाके जबरन काम करवाया जाता था, मन पड़ा पैसा दिए, नहीं पड़ा मन तो फिर नहीं दिए। वहीं पर नील की खेती करवाई जाती थी खेत में, मान लो भारत में, तो होता क्या था कि 3 कठिया या 3 लट्ठे तुम्हारी जमीन से जमीन ले लेते थे वो, और उस पे नील की खेती करते थे, उसका तुम्हें कोई भी पे वो लोग नहीं करते थे। तो ये क्या था, बेगार था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 23, 24 का मतलब हो गया वही कि हमने अभी बताया कि कारखानों में बच्चों को ले जाना, ऐसे कारखाने जिनमें जोखिम भरे हैं, जब तक व्यक्ति वयस्क नहीं हो जाता, 14 साल को पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक आप उसको किसी भी कारखाने में कार्य नहीं करवा सकते, ठीक। अब एक चीज और है, आर्टिकल 23 में कहता है, हम मूवियां देखते हैं तो उसमें देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब कि मानव तस्करी। तो मानव तस्करी से संरक्षण कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 23, मानव तस्करी से संरक्षण, आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 हमने बता दिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अपने अंतःकरण द्वारा या बाह्यकरण, कैसे भी, चाहे आंतरिक मन से माने या केवल दिखावटी माने, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो यह क्या है, धर्म को मानना, धर्म को मानना व प्रचार प्रसार करना, व प्रचार
प्रसार करना का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके संरक्षण के लिए प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, ये आर्टिकल 25 कहता है। वहीं पर 26 देखो, आर्टिकल 26 मैंने क्या बताया था, जो धर्म की स्वतंत्रता का है, कितने 25 से 28 तक है। ठीक है, 25 से 28 तक है। हम बात कर रहे हैं 25 बता दिया आपको कि किसी भी धर्म को मानना अंतःकरण या बाह्यकरण द्वारा, मतलब मन से माने या दिखावटी, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब जाहिर से बात, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, धर्म मान रहे हैं हम, प्रचार प्रसार करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रबंधन चाहिए, कमेटी चाहिए। हर कोई भी कार्य करने से पहले एक आयोग बनाया जाता है, कमेटी बनाई जाती है। जैसे मान लो भारत में जब ईसाई लोग आना शुरू हुए थे, तो कोई ना कुछ क्राइटेरिया का तय किया गया होगा ना, उसका प्रबंधन मैनेजमेंट किया गया होगा ना। तो हम देखते हैं कि जब 1813 आया था, तो उसमें ईसाइयों को भारत आने का आधिकारिक अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक, या आधिकारिक न्योता प्राप्त हुआ था कि आओ हमारे भारत में आओ और यहां पर अपने धर्म को फैलाओ। धर्म को फैलाना नहीं था, वो था कि ब्रिटेन वगैरह से अब उस समय तक मतलब इतनी पाबंदियां लग गई थी कि कोई भी कर्मचारी आना नहीं चाह रहा था। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्मचारियों की आवश्यकता थी, तो क्या करना था कि जो भारत के लोग थे इनको शिक्षित करना था। और जाहिर सी बात है, हमारी हिंदी वो लोग नहीं समझ सकते थे, इसलिए ईसाइयों को बुलाया और इंग्लिश की शिक्षा दिलवाई। यही कारण था ईसाइयों को आधिकारिक मान्यता देना। समझ में आया? प्रचार प्रसार तो सिर्फ बहाना था, लेकिन है प्रचार प्रसार लिखित में तो है, तो उसके लिए प्रबंधन करना होगा। अब प्रबंधन आता है किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए प्रबंधन करने का अधिकार आर्टिकल 26 देता है। प्रबंधन का अधिकार आर्टिकल 26 देता है। अब बात करते हैं कि जब हम प्रबंधन कर लिए तो क्या अब कुछ और भी करना बाकी रह गया? हाँ, आर्टिकल 27। भाई प्रबंधन तो हमने कर लिया, प्रचार प्रसार के लिए प्रबंधन यानी मैनेजमेंट व्यवस्था कर ली। क्या मैनेजमेंट से काम चल जाएगा? बिना दाम के कुछ हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं 1833 में देखो 13 में क्या किया था कि 1813 में ईसाइयों को भारत बुलाया, ईसाई लोग भारत आ गए। अब क्या हुआ कि कोई भी भारतीय अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था, तो इन्होंने कहा कि हम इसके लिए 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। ठीक, तो 1813 में जब इन्होंने इसकी घोषणा कर दी, 13 में 1 लाख की घोषणा की, जब 33 में 10 लाख की घोषणा की, तब लोगों की संख्या बढ़ने लगी शिक्षा ग्रहण करने में। अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों की शिक्षा को ग्रहण करने की होड़ लग गई। वही चीज यहां था कि जब तक धन नहीं होगा तब तक तुम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कैसे कर लोगे? वर्तमान में बाबा बागेश्वर धाम को देखते हैं, क्या बिना धन के सीधे प्रसिद्धि पा गए? नहीं ना। तो धन अर्थात अब ये धन कैसे कमाते हैं, कैसे जुटाते हैं? तो हम देखते हैं मंदिर वगैरह पर जाते हैं तो देखते हैं दान पात्र होता है, पहला ये। दूसरा हम देखते हैं कि कोई भी जब मंदिर का निर्माण होता है, या मान लो घर में आपके पास पड़ोस या गांव मोहल्ले में जब कोई भंडारा होता है तो लोग चंदा मांगने आते या नहीं आते? नवरात्र होता है तो लोग चंदा मांगने आते हैं। ये क्या है? कर लेना, प्रचार प्रसार करने के लिए कर लेना, या कर लेने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 27 के तहत है कर लेना। हमने प्रचार प्रसार कर लिया, प्रबंधन कर लिया, कर भी ले लिया, 27 के तहत कर है, हमने कर ले लिया। ठीक, अब बात करते हैं सीधे पहुंच जाए, जैसे बॉलीवुड मूवी है, पहुंच जाए वीडियो चल चंदा निकाल। अगर ऐसी स्थिति करेंगे तो जाहिर सी बात है चंदा देने के बजाय शायद 2.5 किलो का हाथ दे दे, है ना। तो इसके लिए उनको एक तरीका सिखाया जाता है, यानी एक शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा व्यवस्था मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार उसे बढ़ाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का अधिकार भी दिया गया है आर्टिकल 28 में। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 28 में दिया गया है। वहीं पर उसके मैनेजमेंट को संभालने के लिए कर की व्यवस्था करने का अधिकार 27 में है, और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का अधिकार 26 में है। 25 में धर्म को मानना व प्रचार प्रसार
करना। हमारा 25 से 28 तक कंप्लीट हो गया। हमारा उम्मीद है कि आपको जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कंप्लीट हो गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 29-30 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार या संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। याद रखना यह स्पेसिफिक एससी और एसटी वालों के लिए है। एससी और एसटी वालों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए आर्टिकल 29 कहता है कि कोई भी व्यक्ति या भारत का मतलब व्यक्ति नहीं सॉरी कोई भी भारतीय नागरिक अपने देश की कोई भी भारतीय नागरिक अपनी संस्कृत शिक्षा और सभ्यता को बचाने के लिए क्या कर सकता है? शिक्षा और संस्कृत को बचाने के लिए आर्टिकल 29 कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक अपने देश की या अपनी संस्कृत शिक्षा और सभ्यता, क्या चीज? संस्कृत शिक्षा और सभ्यता, शिक्षा संस्कृत और सभ्यता के लिए व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए उसे क्या प्रदान किया गया है? उसे मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन ये किसके लिए है? केवल और केवल एससी और एसटी वालों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए। वहीं पर अब इसकी व्यवस्था कैसे करोगे? इसलिए आर्टिकल 30 दिया गया और उसमें कहा गया कि प्रत्येक भारत के अनुसूचित जाति और जनजाति वाले नागरिक अपने आर्टिकल 29 को बचाने के लिए, मतलब शिक्षा संस्कृत और स्वास्थ्य को बचाने के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उनका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मदरसा सुने हैं ना? ये क्या है? ये अपनी संस्कृत सभ्यता और शिक्षा को बचाने के लिए किया गया प्रयास ही तो है ना। इस हिसाब से हम आर्टिकल 30 तक हो गए। अब बात करते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में क्या था कि आर्टिकल 31 क्या कहता है? तुम्हारे पास जो संपत्ति है उसको संरक्षण का अधिकार दिया गया था। क्या था? संपत्ति संरक्षण का अधिकार। संपत्ति संरक्षण का अधिकार। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया कि इसे विधिक नियम बना दिया गया, यानी कानूनी नियम बना दिया गया, कानून के दायरे में डाल दिया गया और इसे आर्टिकल 300 का में डाल दिया गया। 300 का में याद रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि संपत्ति के संरक्षण के अधिकार को वर्तमान में कहां स्थापित कर दिया गया? तो आर्टिकल 300 का होगा। ये क्या है? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार हो गया, यानी विधिक अधिकार हो गया। हमारा अधिकार नहीं रहा, कानून का अधिकार हो गया। अब समझो, संपत्ति हमारी है, अधिकार कानून का हो गया। इसे ऐसा समझ लो। क्यों किया गया? क्या कारण था? दरअसल होता क्या था कि पहले जमाने के जो राजा महाराजा थे, बैंकें नहीं होती थी, तो जो स्वर्ण चांदी वगैरह, जो हीरे जवाहरात, उनके जो भी लिक्विड होता था उसे वो लोग कहीं ना कहीं दफन कर देते थे, मतलब छुपा देते थे। ठीक है, तो घर बनाया जाने लगा, सब कुछ जब बनाया जाने लगा तो वो निकल के बाहर आने लगी। ऐसे में क्या हुआ, लोग उसे अपने पास संरक्षित रखने लगे, जबकि वास्तविकता देखा जाए, हाँ माना कि तुमने वो जगह ली है या फिर तुम उसी परिवार सदस्य हो परिवार के, लेकिन वो हमारे देश की धरोहर है, तुम उसे अपने पास रख रहे हो। तो इसी पर शिकंजा लगाने के लिए 44वां संविधान संशोधन
किया गया था। समझ में आ गया होगा कि संपत्ति का संरक्षण से मतलब क्या था। आपके खेत पास से मतलब नहीं है कि आपका खेत है तो उस पर कानून का अधिकार होगा, नहीं। संपत्ति संरक्षण से मतलब यही हो गया कि हमारे पूर्वजों ने जो चीज छोड़ के गए हैं उस पर सरकार का अधिकार है, ना कि किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष परिवार का। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आइए बात करते हैं आर्टिकल 32। ये हो गया, तो ये इस समय क्या है, निरस्त है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 बताता है कि संवैधानिक अधिकार, हम पीड़ित हैं या कोई समस्या है तो इसके लिए हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। पहले था कि हम सर्वोच्च न्यायालय चले जाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है हाल ही फिलहाल में कि इसे पलट दिया गया और कहा गया आप पहले हाई कोर्ट जाइए, यानी उच्च न्यायालय जाइए, उच्च न्यायालय के बाद यहाँ आइए। तो यहाँ क्या है, संवैधानिक अधिकार। आर्टिकल 32 संवैधानिक अधिकार। अब इस अधिकार के तहत होता क्या है, देखो इसे अगर हम आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 को एक और आर्टिकल है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 226 अर्थात 226। इसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट आ जाता है, ठीक है। यहां सुप्रीम कोर्ट आता है, संवैधानिक अधिकार, उपचारों का अधिकार, ठीक है। और इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 क्या कहलाया, संविधान की आत्मा। किसने कहा था, अंबेडकर जी ने। संविधान की आत्मा कौन सी है, आर्टिकल 32। हाँ अब देख लेते हैं अब होता क्या है। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी किए जाते हैं। क्या जारी किए जाते हैं, रिट जारी किए जाते हैं। और वो रिट 5 प्रकार के होते हैं, रिट जारी किए जाते हैं, ठीक। इसके तहत भी रिट जारी किए जाते हैं। आर्टिकल 32 के तहत भी रिट जारी किए जाते हैं, आर्टिकल 226 के तहत भी रिट जारी किए जाते हैं। आर्टिकल 32 के तहत रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। वहीं 226 के तहत हाई कोर्ट करता है। अंतर इतना है कि जब हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं रिट जारी करवाने के लिए, तो हाई कोर्ट जो है स्वच्छंद है, वो चाहे तो रिट जारी करे, अन्यथा मना कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारा रिट जारी करने के लिए बाध्य है। इस लिहाज से अगर देखा जाए रिट के मामले में, तो हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अधिक ताकतवर है। समझ में आया? लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले आप हाई कोर्ट जाइए। अगर ये रिट जारी नहीं करते हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तब आप हमारे पास आइए, ठीक। आइए हम देख लेते हैं कि जो रिट ये जारी करते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला लेते हैं कि जो रिट है ये कौन कौन से हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार पेक्षा, परमादेश और प्रतिषेध, ये 5 प्रकार के रिट हैं जो जारी किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, इन 5 को है, और हाई कोर्ट भी इन 5 को जारी करता है, परंतु ये स्वच्छंद है और ये बाध्य है, ठीक। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो किसी के मृत्यु दंड को क्या करे, आजीवन कारावास में बदल दे। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है। कौन सी, मृत्यु दंड को। आर्टिकल कौन से है, आर्टिकल 32 के तहत। वहीं पर आर्टिकल 33 कहता है मार्शल लॉ लागू होने के बारे में उपबंधित करता है। ये बताता है कि मार्शल लॉ लागू होगा तो उनके लिए कैसी परिस्थितियां होंगी। ये आर्टिकल मतलब मार्शल लॉ से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 33 है जो मार्शल लॉ से संबंधित है। मार्शल लॉ कैसी परिस्थितियों में लागू किया जाता है। सबसे पहले तो बात ये आती है, जैसे कोई भी भीषण उपद्रव होता है, मान लो कि कहीं ऐसी समस्या आ जाती है जहां पर अधिक से अधिक लोगों की जान माल की खतरा होता है, ठीक। ऐसे समय में वहां मार्शल लॉ लागू करते हैं। जब ये लागू हो जाता है, देखो पूरे देश में नहीं लागू होता है, कुछ विशेष क्षेत्र में लागू होता है,
तो होता क्या वहां पर कि प्रत्येक नागरिक को ये सूचित कर दिया जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक, अब यहीं पर हमारा जब 33 लागू होता है तो कहा गया है कि जब आपात स्थितियां होती हैं, आपातकालीन समस्याएं होती हैं, ऐसे समय में हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं सिवाय 20 और 21 को छोड़कर, सिवाय 20 और 21 के शेष सभी जितने भी मूल अधिकार हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, निरस्त कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक, ठीक, सभी निरस्त कर दिए जाते हैं। सिर्फ 20 और 21 बचे रहते हैं। क्यों? पहला तो है दोष सिद्ध संरक्षण है। अगर आपको मार्शल लॉ के समय भी गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है तो भी आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि क्यों लिए जा रहे हैं, उसके लिए संरक्षण करार दिया जाएगा, आपको संरक्षित किया जाएगा, सारी प्रक्रियाएं वही होंगी। दूसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आपसे नहीं छीना जा सकता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, परंतु से सभी परिस्थितियां सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आइए अब बात करते हैं कि आर्टिकल सबसे पहले जो मूल अधिकार हैं इनकी मांग कांग्रेस ने सबसे पहले क्या किया था, कब किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जब उसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी तो पहली बार कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग की थी, नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की मांग किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक, अब वहीं पर हम बात करें कि पर्सनली एनी बेसेंट ने कब मांग किया था, तो इनकी एक पुस्तक है कॉमनवेल्थ। ठीक, उस कॉमनवेल्थ के माध्यम से इन्होंने 1925 में भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की मांग की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, संभव है कि यह क्वेश्चन आ जाए कि एनी बेसेंट ने मांग कब की थी? 1925 में की थी। किसमें की थी? कॉमनवेल्थ नाम की एक बुक है उसमें किया था, वो एनी बेसेंट की बुक है। ठीक, कांग्रेस ने मांग कब किया था? 1917 में। 1917 में जब कांग्रेस ने मांग किया था, अधिवेशन कलकत्ता था, अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थी। याद रहेगा। हमारा जो मूल अधिकार था, हमारा यह टॉपिक आज का समाप्त हुआ। अब कल बात करेंगे भाग 4 की, जिसमें डीपीएसपी अर्थात नीति निदेशक तत्व सम्मिलित है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।